हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील राठौर आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ फिजिक्स से इंटरमीडिएट की चैप्टर नंबर 2 उसका सॉल्यूशन। जो कि ये क्वेश्चंस आपके लिए एनसीईआरटी, नीट, आईआईटी और अदर कंपटीशन में कई बार पूछे जाते रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको पूरी अच्छे से आपको देखना है, इसको स्किप नहीं करना है क्योंकि स्किप करने से आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्व कैसे करना है सॉल्यूशन। प्रश्न में दिया हुआ है एल भुजा के घन के केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए घन हमने मान लिया, ये कोई घन है और इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। तो घन के एक तल से निर्गत फ्लक्स इसमें पूछा है। इसमें छह तल होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और ये सामने वाला जोड़ोगे तो 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से घन में 6 फलक होते हैं। तो गॉस प्रमेय से बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू, आवेश यहाँ पर लगाते हैं क्यू, सिग्मा क्यू होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मतलब है कि इसके अंदर जितना भी आवेश है, संपूर्ण आवेश है, उसका योगफल होता है सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू, इसके अंदर जो आवेश दिया हुआ है वो हमें क्यू आवेश दिया है, ये रखा है, तो इसके स्थान पर रख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब घन में 6 फलक होते हैं, घन में 6 फलक होते हैं। अतः घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे हम। तो इसमें 6 का भाग ले, ये तो कुल फ्लक्स है हमारा, ये क्या था हमारा कुल फ्लक्स था ये। तो इसमें एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, तो इसमें 6 से भाग दे देंगे इसमें, तो Q अपॉन हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है। इसमें एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। कोई बंद पृष्ठ है, उसके भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, हम ये कोई बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे और इसके अंदर द्विध्रुव है, n द्विध्रुव रखे हुए हैं। तो मान लीजिए पहला द्विध्रुव रखा हुआ है, इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। दूसरा इसी तरीके से यहाँ रखा हुआ है, इस पे प्लस क्यू आवेश होगा, माइनस क्यू आवेश होगा। तमाम इसमें द्विध्रुव होंगे, तो द्विध्रुव पर 2 आवेश होते हैं, ये प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश। इसी तरीके ऐसे भी रख सकते हैं आप, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो जितने भी द्विध्रुव होंगे उनमें प्रत्येक द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, प्लस माइनस इस तरीके से होंगे। तो अगर हम इन दोनों का नेट आवेश निकालना चाहें तो नेट आवेश कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बंद पृष्ठ के भीतर जो नेट आवेश होगा, कुल आवेश, नेट आवेश अगर हम सिग्मा क्यू निकालेंगे इसमें तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। प्लस माइनस सभी को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गॉस प्रमेय से एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका मान यहाँ पे 0 है, तो इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये इसका n द्विध्रुव रखे हो तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, 8 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर क्यू कूलम आवेश रखा हुआ है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए
तो गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये कह रहे हैं प्रश्न में। r मीटर त्रिज्या का गोला है जिस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर केंद्र पर Q आवेश रखा हुआ है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स पूछा है कितना होगा, इससे फ्लक्स कितना निकलेगा। तो गॉस प्रमेय से r मीटर त्रिज्या वाले गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा गॉस प्रमेय से अगर हम निकालेंगे तो फाई ई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें त्रिज्या का कोई काम नहीं। अब मान लीजिए गोले को हमने क्या त्रिज्या दोगुनी कर दी, त्रिज्या को हमने दोगुना कर दिया, तो दोगुने का गोला कर देंगे, लेकिन जो बल रेखाएं वो तो पहले जितनी ही इसमें निकलेंगी जो पहले निकल रही थी। इस तरीके से त्रिज्या को दोगुना कर देने पर फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस सूत्र में R नहीं है, इस सूत्र में R नहीं है, इसलिए त्रिज्या अगर हम दोगुनी कर देंगे तब भी फ्लक्स जो होगा उतना ही रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। समझ गए ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक आयताकार फ्रेम को 20 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम के पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बनाता है। फ्रेम से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। जैसे मान लीजिए हमारा पृष्ठ है, इस तरीके से पृष्ठ मान लीजिए थोड़ा, ये कोई पृष्ठ है और इस पर खींचा गया अभिलंब है ये Pn, यहाँ पर हम P और इसको N मान सकते हैं, और वैद्युत क्षेत्र के साथ, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसके साथ ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये पृष्ठ है आपका। ओके, तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है आपका फाई ई, वो फॉर्मूले के अनुसार पृष्ठ से निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है E डॉट ए, E डॉट डी ए होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो मान निकलता है आगे, तो ई ए कॉस थीटा हो जाता है सॉल्व करने पर। E डॉट ए को अगर सॉल्व करेंगे तो ई ए कॉस थीटा हो जाता है, यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रेशन भी लगेगा, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट डी ए सॉल्व करते हैं तो ई ए कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो E का मान यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रश्न में E का मान जो दिया हुआ है, E ये हमें दिया हुआ है, ये दिया है, E का मान जो दिया है वो 20 न्यूटन प्रति कूलाम दिया हुआ है, और A क्षेत्रफल है, ये दिया है 10 मीटर स्क्वायर, और थीटा भी दिया हुआ है प्रश्न में, ये दिया है, देखिए थीटा का मान 60 डिग्री है। अब इसमें रखेंगे तो फाई ई का मान हो जाएगा, यहाँ पे रखने पर 20, ए का मान रख देंगे 10, और यहाँ रखेंगे cos 60, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 200 हो जाएगा। cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 100। कितना मान निकल के आएगा इसका, 100 न्यूटन प्रति इंटू मीटर स्क्वायर, 100 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। दो प्लेट हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, अल्प दूरी d पर एक दूसरे के समांतर रखी हैं, उन पर +q तथा -q आवेश हैं। प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। क्वेश्चन पढ़कर हम इसका पहले चित्र बनाएंगे। फिजिक्स के ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभार एक बार नहीं समझ में आता। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि एक बार उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा और बस उसमें घबरा गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा तो उसको दोबारा रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली।
आप उसको सॉल्व करें उससे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब क्वेश्चन को पढ़ने में और ध्यान से पढ़ने में फर्क होता है। तो पढ़ना क्या है कि एक तरफ से बस जो लिखा है हिंदी लिखी है उसको पढ़ते चले गए, ये तो पढ़ना हो गया। अब ध्यानपूर्वक पढ़ने का मतलब होता है कि हम इस तरीके से पढ़ें अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए इसमें क्या क्या फंडामेंटल्स दिए हैं, क्या क्या क्वांटिटीज दी गई हैं, क्या क्या हमें चीज़ें इसमें निकालनी है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें इसमें दी हैं और क्या क्या इसमें निकालनी है। कभी कभी ज़रूरत होती है तो उसका डायग्राम भी बना लें, डायग्राम से क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है 2 प्लेटें हैं तो हम मान लेंगे इसमें ये 2 प्लेटें इस तरीके से हैं। आगे कह रहे हैं कि दोनों प्लेटें जो समांतर रखी हैं और दूरी इसमें d है तो हमने ये d दूरी इसकी मान ली। ओके, इन पर आवेश भी बता दिया, इस पर प्लस क्यू आवेश है इस तरीके से, ये क्यू आवेश हो गया, इस पे प्लस, इस पे माइनस क्यू आवेश, तो ये माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र पूछा है कितना होगा। तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग जो आपने एप्लीकेशन पढ़े हैं उसमें एक ये टॉपिक आता है, दो समांतर प्लेटों के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व होता है। सिग्मा यहाँ पर क्या है, पृष्ठ आवेश ये घनत्व कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, जैसे कोई भी आपने प्लेट है और इस प्लेट को, ये प्लेट है इसका कुछ क्षेत्रफल है, मान लीजिए एरिया है इसका ए, और आपने इसको आवेश दिया तो ये आवेश इस पर पूरी तरीके से ऐसे फैल जाएगा, इसमें पूरे क्षेत्रफल पर ये आवेश फैल गया। तो इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश आ जाता है, इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश आ जाता है उसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है हमारा Q अपॉन A। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसको रख देंगे, इसलिए E का जो मान हो जाएगा इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो सिग्मा का, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समान आवेशित गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। ये कोई गोला है और इसके पृष्ठ पर तीव्रता दी है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। कोश के केंद्र से इसके व्यास के बराबर, मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है तो व्यास कितना हो जाएगा, मान लीजिए हमने इसकी त्रिज्या क्या है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हमने मान ली r है। ठीक है, तो इसके पृष्ठ पर, पृष्ठ यहाँ पर होगा यहाँ पर, तो पृष्ठ पर तीव्रता क्या हो जाएगी, पृष्ठ पर तीव्रता हम जानते हैं E बराबर होता है, फॉर्मूला इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होता है। ये गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। अब प्रश्न में कह रहे हैं कि इसके व्यास के बराबर बाहर चले जाइए, तो इसका जो व्यास बनेगा वो कितना हो जाएगा, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो ये दूरी अब यहाँ से बाहर चले जाएंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे बाहर, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे ये पृष्ठ पर मान लीजिए तीव्रता है, अब ये हम बाहर निकाल लें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश तो हमने चेंज नहीं किया है लेकिन दूरी बदल गई। यहाँ पर पृष्ठ के लिए दूरी r लगा रहे थे और बाहर जो दूरी लगाएंगे आप वो 2r लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, यू नो। इसको डाल देंगे नंबर 2। अब हमें इसी का मान निकालना है, तो इसमें इससे भाग दे दीजिए, जो बाहर वाली त्रिज्या निकालनी है उसमें पृष्ठ वाली त्रिज्या से भाग दे देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4r स्क्वायर है, और ये दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1/4 बचेगा। क्लियर। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो गोले के पृष्ठ के बाहर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ये 1/4 इंटू जो पृष्ठ पर ऊर्जा तीव्रता उसके 1/4 के बराबर आएगी। अब ये हमें दी है प्रश्न में 10 की पावर 4 तो इसका मतलब 4 ये 0 हो जाएंगे इसमें। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 25 यानी कि यहाँ पे आएगा जो 2500 न्यूटन प्रति कूलम। इतना है। ये गोले के अगर बाहर चले जाएंगे यहाँ से निकलने वाली तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 2500 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले पर 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे गोले पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। गोलों के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले गोले पर जो आवेश दिया है वो 2 माइक्रोकूलम। मान लो ये गोला हमारा, ठीक है, और ये गोला है 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और दूसरा गोला है ये, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस पर जो आवेश है वो 2 माइक्रोकूलम है और इस पर जो आवेश है वो 5 माइक्रोकूलम। अब इनके केंद्रों से हमको बाहर जाना है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस पॉइंट पर निकालनी है तीव्रता, मान लो E1। इस वाले के सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे जाना है, इस पे निकालनी है हमें तीव्रता E2। E1 और E2 के अनुपात ज्ञात करने। यहाँ पर देखिए इनकी त्रिज्याओं का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो हम पॉइंट ले रहे हैं P वो गोलों के बाहर ले रहे हैं। तो गोलों के केंद्रों से बिंदु P की दूरियां तो बराबर हैं 10 सेंटीमीटर, आवेश अलग अलग है, 2 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम है। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी गोले के केंद्र से बाहर हम अगर तीव्रता निकालते हैं तो वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। अब यहाँ पर क्योंकि दूरी समान है 10 सेंटीमीटर, ये भी तो ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेंगे ये सब चीजें। तो इसका मतलब जो तीव्रता है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती है। आवेश का मान बदलेगा तो तीव्रता का मान भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो कि दूरियां समान है इसलिए, तो यहाँ पर हम पहले गोले के कारण तीव्रता निकालेंगे तो E1 और दूसरे गोले की तीव्रता निकालेंगे तो E2। तो पहले गोले पर आवेश हम मान लेंगे Q1 और दूसरे पे Q2 है। Q1 का जो मान दिया है वो 2 माइक्रोकूलम है और Q2 का जो मान दिया हुआ है वो 5 माइक्रोकूलम है। इससे ये काट देंगे तो इन तीव्रताओं में जो अनुपात आएगा वो 2:5 आएगा। इस तरीके से ये इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। तो दोनों की जो आवेशों का तीव्रता अनुपात होगा वो 2:5 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, R1 व R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ का आवेश घनत्व बराबर है। 2 गोले यहाँ पर हमारे पास, दोनों की त्रिज्या दी है, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो किसी भी गोले के पृष्ठ पर, जैसे गोला है इसकी त्रिज्या R1 है और दूसरा गोला है इसकी त्रिज्या R2 है, तो इनके पृष्ठ आवेश घनत्व दोनों के समान है। तो पहले गोले पर तीव्रता क्या होगी, फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, किसी भी गोले के पृष्ठ पर जो तीव्रता होती है E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। पहले गोले पर आवेश मान लीजिए Q1 है और इसकी त्रिज्या दी है R1, तो R1² हो जाएगा। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, E1 = 1/ε0 Q1/4 पाई R1², इसको लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको अलग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये क्या है, 4 पाई R², ये क्षेत्रफल होता है गोले का, क्षेत्रफल होता है A, 4 पाई R² होता है। तो इसका मतलब ये पहले गोले का क्षेत्रफल हो गया, तो इसको लिखेंगे 1/ε0 Q1/A1। और जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो Q/A होता है, Q/A। तो ये पहले गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व बन गया। तो ये हमारा आ गया E1 = 1/ε0 × σ1, ये समीकरण 1।
पहले गोले का हमने पृष्ठ आवेश घनत्व रखकर ये तीव्रता ज्ञात कर ली। पहले फॉर्मूला लगा दिया 1/4πε0 Q/r²। अच्छा, अब r इसको हमने यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा बन गया क्षेत्रफल पहले गोले का, और Q/A ये पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। अब इसी तरीके दूसरे गोले का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरे गोले के लिए निकालेंगे तो 1/ε0 इंटू σ2 आएगा। ये पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। भाग दे दीजिए, भाग देने पर तो हमें क्या मिलेगा, E1/E2, ये कैंसिल हो जाएगा भाग देने पर, तो यहाँ पे आएगा σ1/σ2, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा भाग देने पर ये। अब प्रश्न में कह रहे हैं कि दोनों के जो पृष्ठ आवेश हैं, गोलों के पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, तो हमने मान लिया σ/σ, इससे ये कटेगा तो 1/1, तो यहाँ पर जो तीव्रताओं का जो अनुपात आ जाएगा वो 1:1 आएगा। ठीक है, इसका आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, आवेशों का एक खोखला गोला, एक खोखला गोला है उसको आवेश दिया गया है, आवेशों का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। कहां पर नहीं करता, किस कंडीशन में, ये पूछा गया। ए कंडीशन दी है किसी आंतरिक बिंदु पर, कंडीशन बी दी है किसी बाहरी बिंदु पर, गोले के बाहर, गोले के बाहर 2 मीटर से अधिक दूरी पर, या गोले के बाहर 10 मीटर से अधिक दूरी पर। अब देखिए किसी भी कोई भी गोला है, खोखला गोला ले लीजिए, मान लीजिए जब हम उसको आवेश देते हैं तो उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, ठीक है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। अब इसके खोखला गोला है, अब इसके केंद्र पर बाहर चले जाएं किसी भी पॉइंट पर, आप बाहर जाइए, बाहर तीव्रता शून्य नहीं होती, क्योंकि जब हम बाहर लेते हैं, बाहर जो तीव्रता होती है उसका मान होता है 1/4πε0 Q/r² होता है। अब r का मान 2 मीटर हो सकता है, r का मान 10 मीटर हो सकता है, तो ये दोनों तो इसमें मान निकलेंगे, शून्य नहीं हो सकता। अब हम मान लीजिए पृष्ठ पर लेते हैं यहाँ पर, तो इसकी त्रिज्या लगा देते हैं, गोले की त्रिज्या, तो ये हो जाता है पृष्ठ पर तीव्रता के लिए 1/4πε0 Q/r² हो जाता है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या इसकी दी गई है, ठीक है, तो ये भी शून्य नहीं हो सकता। अब बात ये 2 पॉइंट रह गए, किसी बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु पर तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर शून्य नहीं है, तो ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर तीव्रता शून्य नहीं है। अब बात आती है अंदर किसी आंतरिक बिंदु, क्योंकि जब किसी खोखले गोले को, यहाँ क्या लिखा है, खोखला गोला, खोखले गोले को जो आवेश दिया जाता है उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, अंदर कोई आवेश होता नहीं है। जब अंदर आवेश शून्य होगा तो उसके आंतरिक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। तो इसका मतलब ये तीनों जो ऑप्शन थे वो इसके गलत दिए हुए थे, और इसका जो राइट आंसर है वो ये होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, खोखले गोले के भीतर आवेश क्यू शून्य होता है, इसलिए गोले के भीतर या गोले के आंतरिक बिंदु पर भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर होना चाहिए ए। इसमें लिखेंगे किसी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है, ये इसका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 जो कराया था उसी तरीके से, जैसे खोखला गोला है, ये क्या आपका खोखला गोला और चालक गोला है, और जब चालक गोला होता है तो उसको जो भी पृष्ठ आवेश दिया जाता है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। इसके अंदर जो आवेश होगा वो तो 0 होगा, तो गोले के भीतर जो आवेश है वो 0 होगा। गोले के भीतर आवेश 0 होगा, इसलिए गोले के केंद्र पर
वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वो शून्य हो जाएगी, ये इसका आंसर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। एक घन के एक शीर्ष पर क्यू आवेश रखा है, तो घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। देखिए घन किस टाइप का है, एक घन हम बना लेंगे, मान लीजिए घन है हमारा, और इस घन के किसी एक शीर्ष पर, मान लीजिए यहाँ पर हमने, ये एक शीर्ष है, यहाँ पर क्यू आवेश रख दिया है, एक शीर्ष पर रखा हुआ है। अब कह रहे हैं इस पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। गॉस प्रमेय अगर हम ध्यान दें तो गॉस प्रमेय ये कहती है बंद पृष्ठ से, गॉस प्रमेय में कहते हैं बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ पर ये तो एक सिरे पर रखा है, जो खुला हुआ है, तो इसके चारों ओर हम एक बंद गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। अब इसको घेर कर एक बंद गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, तो चूंकि इसमें 8 शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4, 4 शीर्ष हो गए, 1 2 3 4, 4 शीर्ष यानी 8 शीर्ष हो गए। तो अगर हम इसको घेर कर यहाँ पर मान लीजिए हमने एक घन ये बना लिया यहाँ पर बनेगा इस टाइप से, यहाँ पर आप बना सकते हैं। ठीक है, एक घन ये बनेगा, फिर इस भुजा को लेकर यहाँ पर बनेगा एक, तो इस तरीके से 2 हो जाएंगे। फिर इस वाले को लेके बनाएंगे यहाँ पे तो 3 हो जाएंगे, फिर इसको लेके बनाएंगे इसमें तो 4 हो जाएंगे, फिर इसको लेके बनाएंगे तो 5 हो जाएंगे, फिर इसको लेके बनाएंगे तो ये 6 हो जाएंगे, इसको लेके बनाएंगे तो ये 7 हो जाएंगे, और लास्ट में ये वाला ये रह गया, इसको लेके बनाएंगे तो ये 8 हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्यू आवेश को घेर कर बंद पृष्ठ बनाना चाहें तो यहाँ पर 8 पृष्ठ पूरे जो दिया हुआ घन था, ये हमारा दिया हुआ घन था, दिया गया घन, इस घन के 8 शीर्ष हैं, अगर 8 शीर्षों को मिलाकर और क्यू आवेश को मिलाकर घन खींचेंगे तो 8 हमारे घन प्राप्त होंगे। तो पूरे 8 घन प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ 8 घन प्राप्त होते हैं। और प्रश्न में क्या है, जो दिया गया है उससे गुजरने वाले, तब दिए गए घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम। तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आएगा। 8 क्यों आ गया, क्योंकि इसमें 8 घन है। अगर पूरे से निकालते हैं तो यहाँ पर ये आता है, लेकिन एक घन जो हमें दिया हो उस घन से पूछ रहे हैं तो इसमें 8 का हम भाग दे देंगे, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 में दिया हुआ है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें r की घात 0, r की पावर 0 के अनुक्रमानुपाती होती है। बिंदु आवेश पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव, तीसरा है आवेश की अनंत समतल चादर के कारण, या फिर डी रेखीय आवेशित तार के कारण। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। प्रश्न में क्या कह रहे हैं, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें r की पावर 0, r की पावर 0 आप जानते किसी भी संख्या पर घात 0 लगा दें उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा r की पावर 0। तो r की पावर 0 का कहने का मतलब है किस बिंदु पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो r से रहित है, r से मुक्त है, ये हमें बताना है इसमें। तो बिंदु आवेश के कारण अगर हम निकालते हैं तीव्रता तो आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर होती है। यहाँ पे तो r है, जबकि r की पावर 0 का मान तो 1 हो गया, तो यहाँ पर ये खत्म होना चाहिए, वो नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। अब वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण भी अगर हम तीव्रता निकालते हैं तो 2 स्थितियां हैं इसमें। अच्छी स्थिति में 2p अपॉन r की होती है और निरच्छी स्थिति में p अपॉन r की होती है। तो इन दोनों में r दिया है तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आवेश की अनंत समतल चादर, अब अनंत समतल चादर जैसे मान लीजिए कोई चादर है और इसको हमने कोई आवेश दिया हुआ है तो ये इस पे समान रूप से फैल जाता है। अब इसके निकट अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहें ई, तो उसका मान होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इसमें r नहीं है, तो ये ऑप्शन ठीक होना चाहिए। रेखीय आवेश तार, ये तार इस तरीके दिए, इसको हमने प्लस आवेश दे दिया है,
तो इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं इस तरीके। तो इससे r दूरी पर तीव्रता निकालते हैं, तो उसका मान होता है 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन r होता है। तो आप देख रहे हैं इन सब में r का मान दिया हुआ है, इसमें भी r है, इसमें भी r है, इसमें तीनों में r, लेकिन इसमें r नहीं होता, तो ये इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आवेश की अनंत समतल चादर, इसमें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई, उसमें आर नहीं है, तो ये आर से शून्य है, तो ये इसका आंसर ठीक होना चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊँगा चैप्टर नंबर 3 और उसका फुल सॉल्यूशन। तब तक के लिए आप लोग आज की वीडियो को देखते रहना, प्लीज़ इसको स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से आपको चीज़ें समझ में नहीं है। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर देना। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।